eventually vision of modernization topic. Okay, by 1903 जो फान बोई चाओ, ही इज़ वन ऑफ द अगेन जो एलिट ऑफिशियल स्कॉलर टाइप्स वाले होते हैं जो चाइनीज़ एजुकेशन से थोड़ा इन्फ्लुएंस वाले, उनमें से एक ने एक दुई तान हुई, दैट इज़ द रेवोल्यूशनरी सोसाइटी उन्होंने इस्टेब्लिश किया, जो प्रिंस कोंगदे उनको उन्होंने उसका हेड बना के उन्होंने वो सोसाइटी इस्टेब्लिश किया। बेसिकली वो उन वाले इनिशियल नेशनलिस्ट में से थे जो लोग बहुत ही ज़्यादा चाइनीज़ इन्फ्लुएंस था उनमें, एंड वो कन्फ्यूशनिज्म इन सब चीज़ों को फॉलो करते थे। ही वॉज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिफॉर्मर लियांग कीचाओ, जो इवेंचुअली उन्हें योकोहामा जो जापान में है वहाँ मिले थे, एंड वो बेसिकली उनके मेन इन्फ्लुएंस थे जिन्होंने जब उन्होंने बोई चाओ ने वो हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम लिखा था। बेसिकली द मेन फीचर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम वर कि उन्होंने जो कनेक्शन जो चाइना एंड वियतनाम को का जो सिवियर हो गया था बिकॉज ऑफ फ्रेंच ऑक्यूपेशन, एंड उस टाइम में जो लॉस ऑफ कनेक्शन बिटवीन द टू कल्चर्स उसको उन्होंने दर्शाया था, एंड वो काफ़ी पॉपुलर हुआ था ये बुक। तो उसमें एज वी कैन सी कि काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ इन्फ्लुएंस था। इवेंचुअली गो ईस्ट मूवमेंट जो आया 20th सेंचुरी से वो स्टूडेंट्स में बहुत पॉपुलर हुआ। बेसिकली उसका आइडिया था कि टू अपील टू मोर सुपीरियर पावर्स ऑफ एशिया, जो जापान और चाइना थे उस टाइम में, एज फेलो एशियंस की उनको हेल्प कर सके, एंड मतलब वहाँ से जैसे उन्हें कोई एड मिल सके इन टर्म्स ऑफ एनी सपोर्ट। एंड जैसे 1907 to 8 में करीबन 300 स्टूडेंट्स वियतनाम के वेंट टू जापान फॉर देयर एजुकेशन, एंड वहाँ पे उन्होंने जब वो उस टाइम में सब स्टे कर रहे थे तो उन्होंने काफ़ी सारी छोटी मोटी जो रेवोल्यूशनरी सोसाइटीज़ उन्होंने इस्टेब्लिश की। उन्होंने टोक्यो में बहुत सारे उसके ब्रांचेस बनाए। बेसिकली देवर फोकसिंग कि वहाँ से शुरू करके कोई ओवरऑल एशियन बेस्ड पूरा एक रेवोल्यूशनरी सोसाइटी क्रिएट कर सके। बाय 1908 पर जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ऑफ जापान उन लोगों ने ये सब ब्रांचेस बंद करने शुरू किए, एंड उन्होंने काफ़ी जैसे बोई चाओ टाइप के काफ़ी सारे और स्कॉलर्स इन लोगों को डिपोर्ट किया थाईलैंड एंड चाइना की ओर। बेसिकली वो नहीं चाहते थे कि उनके लैंड में से रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो। एंड बाय 1911 सन यात सेन जो चाइना में थे उन्होंने जो वहाँ की मोनार्की को ओवरथ्रो करके एक रिपब्लिक इस्टेब्लिश कर सके। तो इससे इन्फ्लुएंस होकर बेसिकली जो स्टूडेंट्स थे उन लोगों ने एसोसिएशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ वियतनाम बनाया। बेसिक इसका पर्पस जो पहले था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो जिसके ऊपर मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन के इन्फ्लुएंस में एक वो मोनार्क लीड कर सके, उसके बदले उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि वो एक प्रॉपर फुल फ्लेजेड वो रिपब्लिक इस्टेब्लिश करना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आफ्टर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द चाइनीज़ में जो चाइना में जो इवेंट्स हुए थे। ओके, द कम्युनिस्ट मूवमेंट एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। बेसिकली इनके केस में ये हुआ जो उनका कम्युनिस्ट मूवमेंट एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट साथ साथ चले। जब उनका 1930s में जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था वेस्ट में, उसके थ्रू इन दी एंड इनके भी लिविंग स्टैंडर्ड्स गिरे, एंड इनको काफ़ी सिंस ट्रेड रेट्स ऑब्वियसली स्लो डाउन हो गया था तो वहाँ पे ये लोग भी पुअर हो गए, एंड जो लोग थे उन लोगों ने रिवोल्ट किया सिंस दे हैड नॉट हैव एनी मनी और फूड, उन सब की काफ़ी कमी हो रही थी, तो अपने कंडीशंस के अगेंस्ट उन्होंने रिवोल्ट किया, एंड जो फ्रेंच थे उन्होंने ब्रूटली उन्हें रिप्रेस किया था। इवन कुछ केसेस में डेमोन्स्ट्रेटर्स पे उन्होंने बॉम्ब्स भी गिराए। बाय 1930 जो हो ची मिन था उन्होंने जितनी भी कंपीटिंग नेशनलिस्ट पार्टीज इन सबको एक साथ यूनाइट करके उन्होंने वियतनामीज कम्युनिस्ट पार्टी इस्टेब्लिश की, एंड बेसिकली उन्होंने तब जाकर प्रॉपरली मूवमेंट को लीड किया। बाय 1940 जो जापानीज़ थे उन लोगों ने ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया वियतनाम को। बेसिकली क्या हुआ कि अब क्या प्रॉब्लम ये हो गई कि दे हैड टू फाइट द फ्रेंच एज वेल एज द जापानीज़ साइमल्टेनियसली, तो अब उनकी एक नहीं दो प्रॉब्लम्स हो गई थी। एंड फिर इसी को काउंटर करने के लिए लीग फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में वियतमिन भी कहते थे, वो इस्टेब्लिश किया गया था जो जापानीज़ ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट लड़ सके। काफ़ी इनफाइटिंग के बाद 1945 तक हानोई वाज रिकैप्चर्ड बाय द वियतमिन, एंड उन लोगों ने फिर उन्होंने अपना थोड़ा सा इस्टेब्लिश वो कर सके थे।